फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम आप लोग बेहतरीन हो गए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम था बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम लोग बहुत सारी बातें, इम्पोर्टेंट बातें जो है वो एक इससे पहले क्लास लिए थे, उसमें कुछ बातें जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और इसी चैप्टर का कुछ टॉपिक जो बाकी था वो आज हम लोग पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुछ बच्चे जो वो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को भी जाकर देख लेंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हम उस वीडियो को देख लें, क्योंकि दोनों वीडियो को जब देखिएगा यानी तभी आपका चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हम आधा पर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है हम लोग वीडियो 1 में हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले नंबर कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग पढ़े थे क्या क्या। यह जो चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसमें हम लोग महाभारत के बारे में कुछ बातें जाने थे। फिर इसमें काल जो होता है उसके बारे में जाने थे, युग सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब जो होता है उसके बारे में जाने थे। जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि युग 4 होते हैं। युग 4 होते हैं। पहला था सतयुग। सतयुग के बारे में अगर बताए तो सतयुग में कहा जाता है कि जो बुरी शक्तियाँ होती है और अच्छी शक्तियाँ होती है, दोनों अलग अलग लोक में रहते हैं। ठीक है, किसमें? सतयुग में। जबकि द्वापर में जो है, त्रेता में जो है वो दोनों अलग अलग मतलब एक ही लोक में रहते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग घर में रहते हैं। अब बात आ जाएगा कलयुग का। कलयुग का, ठीक है, तो कलयुग में क्या होता है बाबू, एक ही व्यक्ति में रहता है। ठीक है, द्वापर में था क्या कि अलग अलग एक ही लोक में था, लेकिन अलग अलग घर में था। त्रेता में क्या था कि एक ही घर में, जैसे पांडव और कौरव था। तो पांडव और कौरव आप लोग जानते हैं कि जैसे देखिए बता देते हैं आप लोगों को कि पांडव और कौरव जो है कहाँ गया, वो दोनों एक ही घर के रहने वाले थे, मतलब कि एक ही दादा के दोनों पुत्र थे। ठीक है, उसमें क्या था कि एक ही परिवार, जैसे एक ही दादा के कोई वंशज रहे, एक ही वंशज के परिवार है तो एक ही परिवार हुआ। लेकिन उस दोनों में क्या था कि एक परिवार में रहते भर में भी एक परिवार में कुछ हिस्सों में जो है अच्छी उनका व्यवहार, अच्छी शक्तियाँ थी, यानी कि उनका व्यवहार विचार अच्छा था, और कुछ का विचार व्यवहार जो था वो बुरी शक्तियों से घिरा हुआ था। देखिए यहाँ त्रेता में अच्छी बुरी शक्तियाँ जो है एक ही लोक में रहता था, जबकि द्वापर में क्या है, अच्छी शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ एक ही परिवार में रहने लगा। और इससे भी ज़्यादा जानिएगा ना तो कलयुग में एक ही आदमी में रहने लगा। जैसे हम और आपको भी अगर देखा जाए तो हम में भी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें भरी हुई इस सब में है। लेकिन अब बात कहाँ पर आकर अटकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी बातें बहुत कम होती हैं और बुरी बातों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से सारे लोग उन्हें गलत कहने लगते हैं। ऐसे अगर कोई कह दे, कलयुग में रहते भर में अगर कोई कह दे कि हमारे अंदर बुरी विचार नहीं आते हैं किसी के प्रति, तो वो मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबके मन में ऐसा विचार आता ही है कि हमसे आगे कोई ना बढ़ पाए। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी के मन में कम आता है और किसी के मन में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, वेद के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ तक जो हम लोग पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। परिवार के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि परिवार क्या होता है कि जहाँ जो एक साथ लोग रहकर भोजन या अन्य संसाधनों का जो उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग परिवार कहते हैं। आज जो है हम लोग कंप्लीट करने, ये सब देखो, ये सब जो बता रहे हैं ना, ये सब हो चुका था। अगर इसका फुल डिस्कशन चाहिए तो आप जाकर पहला वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, हम शॉर्ट में बोलकर इसलिए निकल चुके हैं क्योंकि ऐसा हम पढ़ा चुके हैं। आज जो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है बंधुत्व। क्या है? बंधुत्व। अब बंधुत्व क्या होता है बाबू, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, अगर शाब्दिक तरीके पर देखा जाए तो बंधुत्व का जो है शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा, है ना, भाईचारा। यानी भाईचारा कहने का मतलब होता है यार उसके साथ फ्रेंडशिप, दोस्ती, है ना। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, बंधुत्व का समान अर्थ होता है भाईचारा या दोस्ती।
अगर कोई कह रहा है कि वह हमारा बंधुत्व में है, यानी कि उसके साथ हमारी भाईचारा अच्छा है, मतलब कि वह हमारा एक अच्छा दोस्त है, उसके साथ लगाव अच्छा खासा है, तो उसे ही हम लोग बंधुत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें क्या क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। पांडव और कौरव जो एक चचेरे भाई थे। अब रिश्तों में आपको तो समझ में आता ही होगा कि चचेरा किसको कहते हैं, ममेरा किसको कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, एक दादाजी होते हैं। कौन होते हैं? दादाजी। दादाजी के दो बेटे, एक हो गए आपके चाचा और दूसरे हो गए आपके पापा। दूसरे कौन हो गए? आपके पापा। अब आपके पापा के आप लोग जो है पांडव में 5 भाई थे। पांडव में 5 भाई, ठीक है। और कौरव के बाबू 100 भाई था, इसमें यहाँ 100 भाई था। तो अब ये दोनों आपस में जो है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? ये दोनों आपस में चचेरा भाई कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों जो है आपस में चचेरा भाई कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों का पापा भले अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दादा क्या है? दादा सेम है दोनों का। उम्मीद करते हैं कि ये चाचा पापा आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या था? पांडव और कौरव जो दोनों था वो आपस में दोनों चचेरे भाई थे। क्या थे? चचेरे भाई, ठीक है। लेकिन लोग आपस में युद्ध करते थे। ये लोग जो है आपस में, जैसे चचेरा भाई का कहने का मतलब जितना निजी आपको ममेरा भाई या मौसेरा भाई नहीं होगा, उतना निजी में आपका चचेरा भाई आता है, अगर पारिवारिक तरीके से देखा जाए। क्यों ऐसा क्यों हम बोले कि ज़्यादा निजी में आता है? रीजन है उसका, क्योंकि यहाँ पर साइड हो गया, क्योंकि दादा एक थे ना, दोनों का चचेरा, भले अभी दोनों का पापा अलग अलग थे लेकिन दादा एक थे। इससे क्या माना जाएगा कि खून का जो रिश्ता है दोनों का सेम था, है ना। दोनों एक ही चाचा के मतलब बेटे के पुत्र हैं, एक ही दादा के बेटे के पुत्र हैं। तो इस स्थिति में जो चचेरा भाई है वो ममेरा और मौसेरा भाई से ज़्यादा निजी में आएगा। फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा था? दोनों इतना निजी होते हुए भी आपस में लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह कर रहे थे। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि युद्ध करने से जहाँ तक विनाश ही होता है ना। जहाँ तक अगर आप युद्ध करते हैं तो या लड़ाई करते हैं तो या फिर किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार करते हैं तो उससे आप हमेशा पतन की ओर ही जाइएगा, कभी आपका जो है वो विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों के पास समझ की थोड़ी कमी थी, जिसके वजह से ये बात समझ नहीं पा रहे होंगे। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें लड़ाई क्यों हुआ था, है ना। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कितनी बड़ी लड़ाई क्यों हो गई। ठीक है, चचेरे भाई थे तो छोटा मोटा बजेगा हमेशा हर किसी के साथ होते रहता है, लेकिन ऐसी इतनी बड़ी क्या लड़ाई हो गई जो कि किताब में छप गया, तो वो भी हम लोग जानेंगे। इतिहासकार परिवार तथा बंधुत्व का अध्ययन कर लोगों को सोच विचार के बारे में अनुमान लगाते हैं और यह सोच विचार लोगों के जो क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। जो इतिहासकार होता बाबू, वो परिवार और उसके भाईचारा क्या है, बंधुत्व क्या है, इन सब सारी बातों को सोचता विचारता है। क्यों अनुमान लगाता है कि अगर कोई किसी परिवार के साथ अगर भाईचारा बढ़िया नहीं है तो इससे इतिहासकार उम्मीद करता है कि इस परिवार में जो है सही से लगाव कभी नहीं होगा, ठीक है। क्या जो इतिहासकार ये इतिहास को लिखा है वो अनुमानित तौर पे लिखा होगा, वह भी रियल में एकदम एक एक दिन उसका घर जाके नहीं देखता होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, इसमें किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है, किसने गाली दिया, किसने नहीं गाली दिया, किसने सच बोला, किसने झूठ बोला, क्या सारी बातें इतिहासकार देखा है? नहीं देखा। लेकिन फिर भी वह जो है अनुमान तौर पे वो अनुमान लगाते हैं और यह सोच विचार जो है लोगों को क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। जो इतिहासकार हम लोगों को आज लिख कर दे दिया, आज हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, उसमें क्या देखें कि जो पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ है वो हिस्से के चलते हुआ। दोनों भाई में यानी दोनों चचेरे भाई में हिस्से को लेकर युद्ध हुआ। हम लोग देखने गए थे कि हिस्से के लेकर हुआ था, या फिर कोई किसी का बर्तन चुरा लिया था इसलिए हुआ था, या किसी के घर से कोई रोटी लेकर भाग गया था इसलिए हुआ था, देखने गए थे? नहीं। लेकिन जो इतिहासकार अपने अनुमान के तौर पर लिखा है उसी से बाबू हम लोग भी प्रभावित हैं। यानी कि जो लोग होते हैं वह भी इतिहासकार के बातों में आकर उस कहानी से
उस इतिहास से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग जो है परिवार के लिए किया गया है और जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के लिए यानी बैंडेज के लिए, समूह के लिए किया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कुल ध्यान से समझिएगा, एगो कुल जो है बाबू ऐसे लिखा जाता है। कुल, कुल का मतलब होता है एक टोटल। वो टोटल की बात यहाँ नहीं कर रहा है इतिहासकार, इस कुल की बात नहीं कर रहा है इतिहासकार। एक कुल बोल रहा है ना, कुल बोल रहा है ऐसे। ये कुल का मतलब होता है उसका खानदान, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसका खानदान है ना। इसका प्रयोग परिवार कहे, देखें ना, किसी किसी को आप बोलते हैं ऐसा सुने होंगे कि जिसका परिवार बढ़िया रहता है, जिसका खानदान बढ़िया रहता है, उसके बारे में बोला जाता है कि नहीं, यह व्यक्ति का कुल अच्छा है, यह व्यक्ति का कुल क्या अच्छा है। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि कुल का रिलेशन कहाँ से है? परिवार से। यानी कि कोई कह रहा है कि उसका कुल अच्छा है, इससे साफ पता चलता है कि वो व्यक्ति यह कहना चाहता है इसका खानदान या इसका परिवार अच्छा है। ठीक है, और जाति का जो है बांधवों से किया, किसे? बांधवों से। ठीक है, यानी कि बड़े समूह के लिए, जो परिवार के बड़े समूह होते हैं ना, बड़े समूह, उसका प्रयोग किया है। ठीक है, बांधवों का प्रयोग किया है। जैसे मान लीजिए हमारा परिवार अच्छा रहेगा तो लोग कहेगा नहीं ये अच्छे कुल के हैं। लेकिन यदि वो पूरा परिवार, पूरा बहुत बड़े समूह में 2, 4, 10 परिवार या हजारों परिवार अच्छे रहेंगे, तब कहेगा नहीं वहाँ के बांधवों अच्छे हैं। ठीक है, बांधव क्या है? वो अच्छे हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक सभी को समझ, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक है पितृवंशिकता। पितृवंशिकता क्या होता है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। इसमें पिता की मृत्यु के बाद अनेक संसाधनों और संपत्ति पर साथ ही साथ पिता अगर राजा था तो उनकी सिंहासन पर पुत्र का अधिकार होता था। देखिए, आज की तरह ऐसा नहीं है कि आज अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनके बेटा, ऐसे बेटा तो है नहीं, लेकिन उनके परिवार जो होंगे वह प्रधानमंत्री बनेंगे। आज के शासन में ऐसा नहीं है, लेकिन पहले बाबू राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था, जिसको हम लोग पितृवंशिकता के नाम से बोल सकते हैं। इसमें क्या होता था कि जैसे मान लिया जाए हम एक राजा है, सपोज मानने बोल रहे हैं, रियल में नहीं है, ठीक ना। मान लिया जाए हम एक राजा हैं और हमारी ही मृत्यु हो गई, और मृत्यु के दौरान हमारे बच्चे जो रहेंगे, बेटे जो रहेंगे, उनमें क्या होगा, सिंहासन जो है वो जब भी लेगा तो हमारा बच्चा लेगा, यानी कि हमारा बेटा जो होगा वो लेगा। तो इस स्थिति में यही बात को यहाँ बोला गया है कि पहले जो पितृवंशिकता होती थी उसमें अगर राजा का मृत्यु हो जाता था तो उसका जो राज सिंहासन रहता था, है ना, जो उनकी सिंहासन रहता था उस पर उसका पुत्र का अधिकार होता था। अब मामला कहाँ फंसता है वो समझिएगा। ये तो ठीक है, पुत्र का अधिकार रहता है। अब जरूरी तो नहीं कि एक राजा के एक ही पुत्र हो, है ना, एक राजा के एक ही पुत्र हो, ये तो जरूरी नहीं है। लड़ाई यहाँ पर आकर हो जाता था, यदि जो एक राजा के 3-4 पुत्र रह गया तो देखो, कोई नहीं चाहता कि हम बढ़िया जीवन ना जिए, और कोई चाहता है कि हमारी पर्सनालिटी बढ़िया हो, हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, लोगों के बीच, प्रजा के बीच हमारा नाम उत्तम हो, हर कोई यही चाहता है। तो इस स्थिति में क्या होती थी, चारों भाई अगर है तो चारों सिंहासन पर बैठना चाहता था, जिसकी वजह से महाभारत यानी कि लड़ाई चालू हो जाती थी। ठीक है, यही बात महाभारत में भी था। अधिकतर जो है राजवंश, उसमें क्या होता है कि राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करता है। जो भी राजवंश होते हैं, यानी कि जहाँ राजा के शासन चलता है, राजतंत्र होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो है वो पितृवंशिकता ही होते हैं। मतलब कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। उसमें भी कुछ नियम रहता है कि जो बड़ा पुत्र है वो राजा बनेगा, बाकी उसके बाद जो भी है पुत्र वो राजा नहीं बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर राजा के पुत्र अगर सब समझदार हैं तो ठीक है, बातें सिमट गई वहीं में कि छोटा भाई भी जो है वो मंत्री बन जाएगा, उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि छोटा अपने आप को कम ना समझता है, और कारण यही होता है कि जैसे आप लोग रामायण देखे होंगे तो रामायण में राम को बैठने का अधिकार था, बेचारा राम वनवास चल गए थे तो भरत बैठा था गद्दी पर।
क्या बड़ा भाई के रहते हुए भरत बैठ सकता था? हालांकि भरत बैठना नहीं चाहता था, वो उसकी जो माता कैकेयी थी इसका देन था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है कि राजवंश में जितना भी राजवंश होता है उसमें पितृवंशिकता होती है, मतलब कि राजा का बेटा ही सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन लड़ाई हो जाता है, 2-4 बेटा रहता है तो मामला यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक, पितृवंशिक व्यवस्था में समाज में जो है वो पुरुष को ज्यादा महत्व दिया गया पितृवंशिक में। जबकि आप लोग हड़प्पा पढ़े थे, हड़प्पा याद है? थोड़ा मोड़ा कुछ भी याद है? अगर याद होगा तो आप एक बात जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या थी, वहाँ मातृसत्तात्मक थी, वहाँ माता की वैल्यू ज़्यादा दिया जाता था, माताओं की पूजा होती थी। जबकि यहाँ पर देख लीजिए क्या हाल है, यहाँ पर है कि जिसमें पितृवंशिकता व्यवस्था होता था, पितृवंशिक व्यवस्था होता था, उसमें पिता का महत्व ज़्यादा था, यानी कि पुरुष इट मीन्स पिता, है ना। जो आज पुरुष है, जो आज लड़का, आगे चलकर किसी का पिता बनेगा, किसी का दादा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पुरुष की जो है महत्व वो ज़्यादा थी। अगर उनके पुत्र नहीं होता था तो उनके संबंधी भाई को अधिकारी बनाया जाता था। जैसे मान लिया जाए कोई एक राजा है और राजा का पुत्र नहीं है, तो उसके संबंधित कोई भाई रहता था, जैसे राजा का कोई भाई है और उसका पुत्र है, उस स्थिति में वह जो है राजगद्दी पे बैठता था। ठीक है, पितृवंशिकता का अर्थ होता है वह वंश या वह परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पुत्र के पुत्र ऐसा ही चलता रहता था। जैसे पितृवंशिकता का मतलब हुआ, सपोज हम राजा हैं तो अभी हम राजा हैं तो हैं, ठीक है, हमारी मृत्यु के बाद हमारा बेटा बनेगा राजा, फिर हमारे बेटे की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बेटा की मृत्यु के बाद उसके बेटा, इसी प्रकार से क्रमानुगत ये चलते रहता था। यानी कि राजा की व्यवस्था यही थी कि हमारा बेटा, उसके बाद राजा का बेटा, फिर राजा का बेटा, फिर राजा का बेटा, यही कर्म जो है वो चलते रहता था। किसमें? पितृवंशिकता में। देखिए सब्जेक्टिव में ये पूछने का बहुत अधिक चांसेस है। ये पितृवंशिकता, पिता का वंश, सीधा समझिएगा, पिता का वंश, इसमें यानी कि पिता का वंश को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को पितृवंशिकता कहते हैं। हम राजा हैं तो हमारा बेटा राजा, बेटा का बेटा राजा, बेटा का बेटा राजा, इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अब एक है मातृवंशिकता। चलिए इस पे थोड़ा सा जोर देकर समझिए। मातृवंशिकता इस शब्द का प्रयोग वहां की जाती है जहां वंश परंपरा माँ से जुड़े हुई है, यानी कि जहाँ जो है माँ की वैल्यू दी जाती है। किसकी वैल्यू दी जाती है? तो माँ की वैल्यू। ठीक है, जहाँ जिस जगह का जो है वंश का मतलब हम बता चुके हैं, कुल, वंश का मतलब कुल, उसका राज है ना, राज नहीं राज्य है ना, जिसका राज वहाँ जो है माता से संबंधित हो, जहाँ का वंश का परंपरा जो है वो माँ से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है वो अपना राजभार नहीं संभालती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो राजा के न रहने पर पूरे राज व्यवस्था को वह संभाल लेती थी। आप लोग दिल्ली में रहने वाली रजिया सुल्तान के नाम सुने, प्रथम महिला शासिका थी वो, है ना। महिला होते हुए भी वह शासन की थी दिल्ली में। अब इसमें बाबू कुछ विवाह के नियम थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विवाह के 8 प्रकार थे, हम लोग एक या 2 प्रकार के जानते हैं। पहला अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, घर की मर्जी से विवाह किया जाता है। दूसरा प्रेम विवाह, जो लोग एक दूसरे की मर्जी से करते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे 1-2 विवाह हम लोग के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पर जो है महाभारत के समय वो 8 विवाह, हम लोग के विवाह जो है 8 प्रकार से होते थे। बड़ा नियम कानून जानता था जी। हम लोग 1-2 प्रकार में सिमट गए, जिसमें प्रथम 4 प्रकार उत्तम थे। 4 प्रकार को, यानी कि जो विवाह किया जाता था ना, उसमें 4 प्रकार के जो विवाह थे उसको अच्छा माना गया था। उसमें कोई दाग नाम की चीज नहीं थी। जैसे आज हम लोग अगर कलयुग में देखा जाए, अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में देखा जाए तो जो विवाह है घर के अगर मर्जी से होता उसे उत्तम माना जाता है, जबकि प्रेम विवाह को लोग नीच नजरिए से देखते हैं। समाज क्या नीच नजरिए से देखते हैं, है ना। अब क्या सही क्या गलत है वो तो इतिहास में इसमें भी देखा जा सकता है कि कौन कौन से 4 विवाह हैं जो कि जिन्हें उत्तम माना गया है। विवाह के ये प्रकार है: ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। बताओ, भूत पिशाच हम लोग नाम सुने या विवाह के नाम में पिशाच? बताओ। तो विवाह के नाम याद रख लीजिएगा। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्य विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठा है गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और
8वां जो है पिशाच विवाह। हमको लगता है ना ये राक्षस विवाह नवमे से खराब लगता है, ये बढ़िया नहीं होगा। तो विवाह का नाम याद करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नारद पुराण के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह का प्रकार ब्रह्म माना गया है। आज भी देखा जाए तो हमारे कलयुग में जो ब्रह्म समाज के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं, उन्हें सबसे उच्च पीढ़ा दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ उच्च स्थान, उन्हें उच्च सीढ़ी प्राप्त है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म शब्द ही उत्तम है, इसलिए ब्रह्म विवाह को भी उत्तम माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है दैव विवाह। दैव विवाह को उत्तम माना गया है। उसके बाद आर्य विवाह को भी उत्तम माना गया। मतलब ये 3 विवाह को ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्य विवाह, ये 3 विवाह को क्या माना गया बाबू? उत्तम माना गया, मतलब कि अच्छा विवाह माना गया। ठीक है, कौन कौन? ब्रह्म, दैव और आर्य विवाह। ठीक है, अब बचा हमारा 7 में 3 गया, बचा 4 विवाह। उसके बाद असुर विवाह। असुर मतलब होता है राक्षस। ये तो ऐसे ये दोनों, असुर का मतलब राक्षस होता है, इसलिए ये दोनों खराब होगा। गंधर्व विवाह, ये दोनों जो भाग के शादी कर लेता है। उसके बाद पिशाच विवाह, ये सब जो है बेहद अशुभ माना गया, बेहद अशुभ माना गया, मतलब कि अच्छा नहीं माना गया, खराब माना गया। अच्छा में 3 ही गो, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्य विवाह। बाकी ये सब जितना शादी है ना, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, सब के सब बर्बाद है। ठीक है, चलिए आप लोग कौन विवाह करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विवाह में कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है। जो कन्यादान, देखिए ब्रह्म विवाह में कन्यादान होता है। हम लोग भी आज जो फॉलो करते हैं ना, जो मड़वा में बैठकर शादी होता है, वो समझिए ब्रह्म विवाह को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि कन्यादान की प्रक्रिया उसमें भी होती है। तो इस विवाह में जो है कन्यादान की प्रक्रिया जो है, इसको बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। मतलब कि धार्मिक अगर रीति रिवाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कन्यादान। अगर विवाह में कन्यादान की विधि ना हो तो समझो कि वह विवाह ही मतलब कि सफल नहीं हुआ। उसके बाद विवाह के 4 प्रकार कौन कौन प्रकार से हैं जो भी पढ़ेंगे। एक होता है अंतर विवाह। ठीक है, अंतर विवाह किसे कहा जाता है? इंटर मैरिज। विवाह के इस नियम को परस्पर विवाह जो है विवाह भी कहा जाता है। अंतर विवाह को जो है विवाह भी, सिर्फ विवाह भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अर्थात खानदान या वंशज या अपनी जाति से विवाह करते हैं। ये विवाह अभी भी चल रहा है, जो अंतर विवाह जो है वो अभी भी चल रहा है। इसमें क्या होता है, अगर जो अपना गोत्र है, जैसे हमारा गोत्र जो है, अगला का जो हमारी शादी जो होगी वो उसी गोत्र के व्यक्ति से होना चाहिए। दूसरा, जो कास्ट के हम हैं, जो खानदान के हम हैं, वही खानदान के अगला भी व्यक्ति रहेगा तभी शादी संभव है। या फिर जो वंश के हम हैं, वही वंश के अगला व्यक्ति भी रहेगा तभी शादी संभव है। या फिर जो जात के हम हैं, यानी जो कास्ट के हम हैं, वही कास्ट के अगला व्यक्ति भी रहेगा तभी शादी संभव है। नहीं तो उस शादी को जो है हम अंतर विवाह के अंतर्गत नहीं रख सकते। उसके बाद है बहिर्विवाह। चलिए, आप लोग को पहली बार लग रहा होगा, आप लोग शादी के मात्र 2 प्रकार देखे होंगे, एक वो घर के मर्जी से, एक वो अपनी मर्जी से। यहाँ पर देखिए कितना कितना लीला रचाता था पहले। इंटरनल विवाह तो आउट वाला विवाह, ये देखो बहिर्विवाह, वो अंतर विवाह था, उसमें सेम रहेगा तब शादी होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहिर्विवाह में देखते हैं इस प्रकार के विवाह में विजातीय विवाह होता है, मतलब कि जात सेम नहीं भी रहेगा ना तो शादी हो जाता था। कौनो जात के रहो, बैठा दो, शादी कर दो, काम हो गया। ठीक है, किसमें? बहिर्विवाह। इसमें व्यक्ति अपने गोत्र या वंशज खानदान से बाहर विवाह करते थे। मतलब जरूरी नहीं है कि सेम गोत्र ही हो, सेम वंश ही हो, कौनो वंश के रहा, सिर्फ शादी कर देने से मतलब है। बिहार के अलावे और बहुत सारे ऐसे जगह विदेश में आप जाइएगा ना, वहाँ कोई मतलब नहीं कि आप किस कास्ट के हैं। वहाँ मतलब किस चीज़ से रखता है कि आप कमाते कितना है, आपका बिजनेस क्या है। जॉब पे भी नहीं जाता है। जॉब पे जाने वाला भारत में ही या खासकर बिहार में ही ऐसा माना जाता है कि जॉब रहेगा तो वो अच्छा लड़का है, और जॉब नहीं रहा तो अच्छा लड़का नहीं। बाहर जब विदेशों में आप देखिएगा ना, तो वहाँ जॉब वालों की वैल्यू कम है जितना बिजनेस वालों की वैल्यू, और वहाँ जाति से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। चाइना में जाइएगा तो कोनो जाति से लेना देना नहीं है, बस आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बस वही आपकी जो है सही सब कुछ सच्चाई है।
यहाँ पर बहिर्विवाह में वही बात है, गोत्र मिले या ना मिले, जाति मिले या ना मिले, लड़का बढ़िया होना चाहिए या फिर लड़की बढ़िया होनी चाहिए, तो इस प्रकार के विवाह को हम लोग बहिर्विवाह कहते हैं। तीसरा है बहुपत्नी प्रथा। इसमें क्या होता है, इसमें एक पुत्र के अनेक पत्नी होते हैं, एक पुत्र के यानी कि एक पुरुष के अनेक पत्नी होते हैं। जिस विवाह में जैसे कोई पुरुष है, एक शादी किया और उसकी पत्नी ठीक है, अच्छा से घर में रह रही है, फिर भी उसका मन किया कि चलो हम एक शादी और कर लें, मनमौजी। आजकल उसे करेगा तो उस पर केस लग जाएगा, है ना, केस लोग कर देते हैं और अच्छा खासा वो जेल में भी भुगत लेगा। लेकिन पहले ऐसा रूल था, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के रहेगा तो कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो एक पत्नी पे रहेगा, ऐसा अगर हो जाए तो। लेकिन हमारे सरकार बहुत सशक्त है, कानून बना चुका है ना। पुरुष जो है अनेक पत्नियां होती थी, मतलब उसका मर्जी, जय वो चाहे जय वो शादी कर सकता है, इस पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, शादी करेगा तो तुमको रखना भी पड़ेगा। अब एक है बहुपति। इसमें क्या होता है कि एक स्त्री अनेक उनके पति जो है अनेक पति होने की पद्धति जो है वह बहुपति प्रथा कहते हैं। जैसे एक स्त्री, कोई भी एक सिंगल महिला बहुत सारे मतलब कि लड़कों के साथ, बहुत सारे पुरुष के साथ शादी कर सकते हैं। मतलब कि उनका मतलब एक से ज़्यादा जब पति हो जाएंगे तब हम उस शादी को जो है वो बहुपति प्रथा कहते हैं। जैसे द्रौपदी जो है ना, द्रौपदी, उसमें क्या 5 पांडव जो है 5 भाई थे और 5 से वो शादी कर ली थी, 5 से वो शादी कर ली थी। तो एक द्रौपदी के कितने पति हो गए, 5 वो थे। तो यह द्रौपदी जो है कौन शादी की कौन सी प्रथा को फॉलो करती है, तो बहुपति। बहुत सारे राजा को आप लोग देखे होंगे, यहाँ चल जाइए हर्यक वंश में, हर्यक वंश के जो राजा थे वो 3-4 शादी किए थे और शादी करके अपना साम्राज्य को भी बढ़ाते थे। बहुत चालाक थे, शादी करते थे और दहेज में वहाँ के एरिया ले लेते थे, वहाँ के जगह मांग लेते थे। तो राजा लोग, और यहाँ पर द्रौपदी भी जो है वो एक होते हुए भी 5 लड़के से यानी 5 पांडवों से शादी की थी, जिस प्रकार से उसके 5 पति हुए। मनुस्मृति में पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह जो है पद्धति का ही उल्लेख मिलता है। इसमें मनुस्मृति एक बुक है बाबू, उसमें आपको जो है पहली, चौथी, देखिएगा दूसरी और तीसरी नहीं, पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह जो है विवाह पद्धति उसी का उल्लेख मिलता है, इसके सिवा और किसी का उल्लेख नहीं मिलता। अच्छा, ये जो हम लोग पढ़ लिए कि विवाह शुरू में 8 प्रकार से होता है, 3 को बढ़िया है, 4 को अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर हम एक एक करके यहाँ पर 3 विवाह के बारे में, 4 विवाह के बारे में पढ़े। एक है अंतर विवाह, फिर बहिर्विवाह, बहुपति और बहुपत्नी। तो ये सब जो विवाह की जो प्रथा है ये हम लोग देखने गए थे, नहीं इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है। तो वही बुक एगो है मनुस्मृति, उसमें पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह के बारे में ही मिलता है, बाकी किसी का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आ ही रहा होगा, क्योंकि ये लोग, आप लोग विवाह में पूरा इंटरेस्टेड हैं। हमको तो लगता है ना कि मम्मी पापा अगर अभी कह दे तो आप लोग तुरंत रेडी हो जाइएगा, पढ़ना लिखना गया अपना काम से, हम चले शादी करने। गोत्र, अब जाति, वंश, नस्ल या फिर कुल। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। उस गोत्र के सदस्य जो है ऋषि के वंशज माने जाते हैं। प्रत्येक गोत्र जो होता है बाबू, गोत्र जिस प्रकार से जाति वगैरह होता है ना, उसी प्रकार से गोत्र भी होता है। तो प्रत्येक जो गोत्र है वो हर गोत्र ऋषि मुनि के नाम पर होते हैं, ऋषि के नाम पर होते हैं। और जिसका गोत्र जिस ऋषि के नाम पर होता है वो व्यक्ति उस ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, उस ऋषि के क्या माने जाते हैं, वंशज। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण है। कौन कौन से नियम है उसको जानेंगे हम लोग। पहला नियम कि इसमें स्त्री का गोत्र के बारे में उल्लेख है। पहला नियम में क्या है, स्त्री के गोत्र के बारे में उल्लेख है। शादी के बाद स्त्रियों को अर्थात महिलाओं को अपने पति का गोत्र के नाम को अपनाना होता है और पिता के गोत्र को नाम को छोड़ना होता है। आज भी वही बात है, हम लोग गोत्र भी अपनाते हैं, लेकिन हमको आज तक पता नहीं कि हमारा गोत्र क्या है। पूछना पड़ेगा फैमिली से, क्योंकि जिस कास्ट लोग तो कास्ट ऐसा फेमस है, लेकिन गोत्र लोग बहुत कम जानते हैं, है ना। देखो, एक लड़की की अगर शादी होती है, आप लोग ये सब जानते हैं, बताने पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्या सही बोल रहे हैं या नहीं। जब किसी की शादी होती है तो जैसे वो ससुराल जाता है उसका एड्रेस, जो एड्रेस रहता है वो चेंज हो जाता है। अपने पिता की जगह वो अपने पति का नाम,
अपने घर जो होता है विलेज, अगर वो उसका मायके का है तो वो ससुराल वाला विलेज पोस्ट सब कुछ डालती है। तो इस प्रकार से वही बात को यहाँ लिखा गया कि जो गोत्र का नियम होता है उसमें यही नियम है कि वह जैसे ही किसी स्त्री की शादी हो जाती है तो अपना पिता का गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र को अपनाती है और पिता के गोत्र को छोड़ देती है। ठीक है, ये था हमारा पहला नियम। दूसरा में क्या बोला गया कि एक गोत्र के व्यक्ति अपने गोत्र में अर्थात अपने आपस में जो है विवाह नहीं कर सकते। देखिए गोत्र का दूसरा नियम है, इसमें देखो हम लोग पढ़े थे क्या अंतर विवाह में कि गोत्र सेम होना चाहिए, जाति सेम होना चाहिए, है ना, वंश सेम होना चाहिए, खानदान सेम होना चाहिए। लेकिन गोत्र का दूसरा नियम बताता है कि यदि जो गोत्र सेम रह गया तो शादी ना होगा, शादी होगा ही नहीं, ऐसा नियम है। ठीक है, पहला में क्या था कि अगर गोत्र जिस गोत्र में आपका शादी होता है तो पति का गोत्र को आपको अपनाना पड़ेगा, और दूसरा में है यदि जो पति का गोत्र सेम रह गया तो फिर उस स्थिति में आपका उस लड़का से शादी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्या क्या जो है माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था इसके बारे में जानेंगे। इतिहास में बहुत से ऐसे कहानी है जिनसे पता चलता है कि शुरुआती समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था, है ना। इतिहास के बहुत सारे ऐसे कहानी है, बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जिनमें बताया गया है कि माताओं की कम वैल्यू नहीं होती है, वहाँ जो है माता लोग को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें एक सतवाहन राजाओं की एक कहानी है, सतवाहन वंश सुने होंगे आप लोग। सतवाहन राजाओं की कहानी है जिसमें सतवाहन राजाओं को उनके माँ के नाम से इंगित किया जाता था, यानी कि सतवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। इससे ज्ञात होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। जो सतवाहन वंश के शासक थे, राजा थे, वह अपने नाम के जो पहले है वो माता के नाम लगाते। जैसे कोई आप क्या देखते हैं आपकी समाज में पिता के नाम का जो टाइटल होता है वो बेटा भी अपना नाम में जोड़ता है, लेकिन सतवाहन वंश में क्या देखा गया था कि माता का नाम जो था वो पुत्र जो है अपने नाम के पहले माता का नाम लगाता था। इससे यही बातें मिलती है कि हो सकता है सतवाहन वंश में जो है वो माता की वैल्यू यानी माताओं को महत्वपूर्ण माना गया है। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और युद्ध में हार गया था। देखो यह भी बात लिखा हुआ कि यदि जो कोई व्यक्ति माँ का बात नहीं मानता है, माँ का सलाह नहीं मानता है, तो हो सकता है वो पराजित हो जाए। हालांकि ऐसा कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि आप कहीं भी जाएं, चाहे बेटा कितना भी बदमाश क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन एक माता कभी नहीं चाहती है कि हमारे बेटा का विनाश हो। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन जो था वो माँ की बात नहीं मानने के कारण जो है वह युद्ध में हार गया था। इससे पता चलता है कि बेटा माँ के लिए महत्वपूर्ण था। जो बेटा है वो माँ को जो है वैल्यू को नहीं समझा और बेटा जो है वो युद्ध किया जिसकी वजह से वो हार गया। तो कुछ वंश ऐसे भी थे जो क्या थे, मतलब कि उसमें माता की भूमिका थी, माता को महत्वपूर्ण दिया गया था, महत्व इम्पोर्टेंट माना गया था माताओं को भी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सामाजिक विषमताएं। इसमें क्या होता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण इस व्यवस्था के बारे में धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों का उल्लेख किया गया। धर्म से रिलेटेड पूरा धर्म शास्त्र क्या थे, है ना, इसका उल्लेख किसमें मिला है तो वर्ण व्यवस्था में। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों का पहला दर्जा दिया गया है, मतलब कि सबसे ऊंचा कौन होगा तो ब्राह्मण होगा, उसके बाद ही कोई और हो सकता है। आज भी हमारा समाज जो है उसी पे चल रहा है। सबसे ऊंचा माना जाता है ब्राह्मण, मतलब कि ब्राह्मण लोग जो होते हैं यानी पूजा पाठ जो करवाते हैं उन्हें सबसे अच्छा दर्जा दिया गया है। ब्राह्मणों को मानना है कि वर्ण व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है ना। जो ब्राह्मण का जो है व्यवस्था वो कैसा है, दैवीय, मतलब देवों के समान उनको माना गया है। ठीक, वर्ण व्यवस्था में चार प्रकार के वर्षों का उल्लेख प्राप्त है और सबसे जीविका जो है यानी कि रोजगार या फिर काम वो बटा हुआ है। जो ब्राह्मण समाज में होता है वो उसका जो काम है मतलब जीविका का जो साधन है वो बटा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा जो सामाजिक विषमताएं थे सब में अलग अलग काम था और सबका अलग अलग दर्जा प्राप्त था। हर समाज के व्यक्ति अलग अलग रूप में जी रहे थे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं तक आज जो है कंप्लीट होता है। ये जो पढ़ाया गया है ये आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आपका एग्जाम में आता है
तो इसका जो है अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं टॉपिक बाय टॉपिक याद रहेगा तब आप एग्जाम में ज़रूर लिख पाइएगा। ठीक है, इसमें आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो पढ़ रहे होंगे वो पूरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे। चैप्टर 3 था, 4th चैप्टर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा।